Class 11 we are starting with the new topic, that is volumetric calculations. ठीक है, in this we'll analyze about volumetric analysis in quantitative analysis. ठीक है, you should understand what is volumetric analysis. Volumetric analysis होता है when we measures all the volumes in relationship with the volumes, या strength हम निकालते हैं किसी solution के लिए. ठीक है, तो वो सारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है. एक्चुअली हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में हम वॉल्यूम को या वेट को इस तरह से मेजर करते हैं, और क्वालिटेटिव जो होता है उसमें आप ना उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या कलर है, क्या स्मेल ऑफ गैस निकल रही है, वो चीज़ देखते हैं आप. तो वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में आप बेसिकली आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो. ठीक है, जो कि क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, जिसमें आप, मैं शॉर्ट वर्ड्स लिख रही हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वी ऑलवेज डू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एंड इट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ of an unknown solution. Right, so with the help of known solution. ठीक है, तो आपने क्या करा अपनी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं. बेसिकली यहाँ से हर चीज़ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होती है. ठीक है, और आप क्या करते हो, आप कभी भी, आपको जैसे दो सोल्यूशन मिले, एक सोल्यूशन आपका क्या होगा, उसकी आपको स्ट्रेंथ पता होगी. स्ट्रेंथ मतलब आपको पता होगा कि वो कितने कॉन्सेंट्रेशन उसमें सॉलिड पार्ट है और कितना वॉल्यूम आपने लिक्विड पार्ट यूज़ करा. भाई कोई सोल्यूशन बनाओगे तो जाहिर से सपोज़ करो आपने NaCl का सोल्यूशन बनाया. ठीक है, तो आपने सपोज़ करोगे उस NaCl का सोल्यूशन, आपको पता है कि आपने 10 ग्राम्स मतलब सोडियम क्लोराइड लिया और आपने 100 ml लेना वाटर लिया, उसमें आपने बनाया. इट्स मीन इट्स दिस थिंग इज़ नोन टू यू, एवरीथिंग, मतलब कॉन्सेंट्रेशन से लेके इसका वॉल्यूम जो है आपको सब कुछ पता है. ठीक है, अब ऐसे ही जो दूसरा सोल्यूशन नोन हो गया कि आपको नहीं पता कि उसमें कितना सॉलिड पड़ा हुआ है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने लिया रखा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हमें किसी अननोन सोल्यूशन की अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, किसके थ्रू निकालते हैं, किसी नोन सोल्यूशन के बेसिस पर हम निकाल लेते हैं. ये आप बहुत अच्छा आप ये मेथड पढ़ते हो, टाइट्रेशन. बेसिकली आपका ये फर्स्ट टाइम है क्लास 11 में, आप टाइट्रेशन यू विल डू इट. यू हैव स्टडी इन क्लास 10th एंड 8th एंड 9th, उसके नेम सुने, लेकिन आपने ये प्रोसीजर देखा नहीं है. बट दिस ईयर व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिकल्स यू विल सी द टाइट्रेशन प्रोसीजर, हाउ इट इज़ बीन देयर. सो आई एम राइटिंग द टाइट्रेशन डेफिनेशन. सो यू कैन सी द डेफिनेशन. टाइट्रेशन की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी भी है, और इसमें बेसिकली टाइट्रेशन में हमें एक एंड पॉइंट मिलता है जहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है. आपने डायग्राम भी देखा रखा होगा टाइट्रेशन का, कि हमेशा ये आपका ब्यूरेट होता है और आप यहाँ पे मेजर इससे स्टैंड से अटैच्ड होता है, और नीचे आपका कॉनिकल फ्लास्क होता है, उसमें आप अपना टाइट्रेशन कर रहे होते हैं. ठीक है, ये आपने डायग्राम्स देखे होंगे. तो ये बेसिकली मैंने एक टाइट्रेशन का मतलब डायग्राम बनाया रखा है, जो हम एपरेटर्स यूज़ करते हैं. ब्यूरेट है, आपका कॉनिकल फ्लास्क है. तो बेसिकली क्या होता है कि आपको इसमें दो सोल्यूशंस होते हैं, एक अननोन और एक नोन. ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे क्या रख रहे हैं. ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप नोन सोल्यूशन यहाँ रखें और अननोन सोल्यूशन यहाँ. अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना वर्ड कि अननोन क्या है. अननोन सोल्यूशन वो होता है जिसकी स्ट्रेंथ आपको पता नहीं होती. आपके पास दो, ये आपको देखो, जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये देयर इज़ नो नीड टू लर्न इट बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दीज वर्ड्स विल कम अराउंड टू यू. सो नोन सोल्यूशन एंड अननोन सोल्यूशन. अननोन सोल्यूशन वो होता है, ये आपकी चॉइस है. सपोज करो मैंने यहाँ पे अननोन रखा हुआ है और यहाँ पे मैं अपना नोन सोल्यूशन ले रही हूँ. तो अननोन सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा हुज स्ट्रेंथ इज़ नॉट नोन टू यू, तुम्हें मालूम नहीं है. ठीक है,
तो आपको इस सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो मालूम नहीं, आपको नहीं मालूम कितना इसमें आपने कितना सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूशन मतलब सॉलिड पार्ट लिया है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया है, यू डोंट नो। बेसिकली आपको उसमें नहीं मालूम आपने कितना ग्राम सॉलिड लिया रखा है उस सोल्यूशन को बनाने के लिए, तो वो सोल्यूशन इज़ अननोन टू यू। और नोन सोल्यूशन वो होता है वो जो उसकी स्ट्रेंथ आपको एग्जैक्ट पता होती है, एक्चुअली जो उसकी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता होगी, आपको पता होगा कि उसका कॉन्सेंट्रेशन उस सोल्यूशन का क्या है। तो जो नोन सोल्यूशन होता है जिसके बारे में आपको पता है उसको आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी बोलते हो, ठीक है। ये ऑल्सो called it as standard solution. अब now these things are clear to you. There are other parameters also, हमारे पास और भी there are other parameters also. I have written it's over here primary standards and secondary standards. आप इसके थ्रू भी है ना अपना solution को देख सकते हैं। जैसे आपके पास unknown आया वैसे ही आपके पास ये भी आते हैं। So in primary standards what happened that the substance which you are using it is accurately weighed एंड इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज बिफोर यूज़, ठीक है। मतलब हाल के हाल आपने उसको वेट करेंगे और आप उसका सोल्यूशन बनाएंगे और उसको यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ होती है, उस तरह के जो सोल्यूशंस बनते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसमें बहुत से एग्जांपल्स हैं, आप ऑक्सैलिक एसिड को चूज़ कर सकते हो, कॉपर सल्फेट को यूज़ कर सकते हो, फेरस अमोनियम सल्फेट को यूज़ कर सकते हो, सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ कर सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल्स क्लास 12th में हैं आपके टाइट्रेशन में, आप तब देखेंगे। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स ये दूसरा पैरामीटर्स है, ये जस्ट इसके ऑपोजिट होते हैं। ये जल्दी में इन सब्सटेंस को आप वेट कर लीजिए, लेकिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कि ये नहीं कि आपने हाल वे करा और आपको हाल इसका स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बिफोर यूजिंग इट यू हैव टू स्टैंडर्डाइज, उसका स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है, जिसका आप कह सकते हो सब्सटेंस हुज सोल्यूशन ऑफ प्रिसाइज स्ट्रेंथ कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वेइंग। मतलब ये बेसिकली पता है ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जब आप इनका जब आप सोल्यूशन बनाना शुरू करते हो ना, तो सोल्यूशन बनाने पे ये जल्दी में स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाते, इसको समय लगता है स्टैंडर्डाइज होने में, ठीक है। और आप इसको कितना भी वे कर दो तब भी आपको एग्जैक्टली इसकी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती, क्योंकि ज़्यादातर ये थोड़े से कह सकते हो कि इनमें बहुत अलग अलग कैटेगरीज आप सब्सटेंसेस के यूज़ कर सकते हो। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये है आपके कोर्स में कि पोटेशियम परमैंगनेट है, आप उसको कितना भी मतलब वेट करके कर लो, आपने एग्जैक्ट वेट करा होगा तो भी अगर आप हाल के हाल उसका सोल्यूशन का टेस्ट निकालने बैठोगे तो आपको कभी रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के जो सोल्यूशन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनको आप वे करके आप उनका अगर सोल्यूशन बनाना चाहो तो प्रॉपर स्ट्रेंथ उसकी नहीं निकल पाती है, और वो इट रिक्वायर्स टू स्टैंडर्डाइज। और उसको आपको जब भी आप स्टैंडर्डाइज करने जाएंगे तो आपको है ना मतलब इनको आपको जब भी यूज़ करो तो आपको उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, तभी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जबकि इन सोल्यूशनों में प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का ये होता है कि आप इसको वेट कर सकते हो, एग्जैक्टली वेट होता है, और आप इनका सोल्यूशन बनाओगे तो ये आराम से स्टैंडर्डाइज भी होते हैं। मतलब ये नहीं कि आप वेट कुछ कर रहे हो रिजल्ट कुछ दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेट आप कुछ करोगे रिजल्ट कुछ और देगा। तो नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स इन दिस प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। just understand it, no need to learn all the definition whatever is written. नाउ नेक्स्ट हेड हम कैलकुलेशंस देखेंगे, स्पेशली वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस हम देखेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे, बहुत से कॉन्सेंट्रेशन निकालना सीखेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए, एक वर्ड आ रहा है बार बार हमारे पास, स्ट्रेंथ। पता नहीं यू नो दिस वर्ड और नॉट कि व्हाट इज़ स्ट्रेंथ, है ना। हमने बार बार कहा कि उनका स्ट्रेंथ हमें पता है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता है। स्ट्रेंथ वो चीज़ होती है बेसिकली किसी भी सोल्यूशन की। आप इसको एक वर्ड और है स्ट्रेंथ को, ये याद रखिएगा, ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th एंड 12th के लिए। स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक ही चीज़ होती है। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोथ आर सेम। इसमें क्या होता है कि कोई सोल्यूशन अगर आप बना रहे हो, ठीक है, सपोज़ करो मैं ये सोल्यूशन बना, ये मेरा एक रिजल्ट आया सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कब बना होगा, जब इसमें मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाला हो, ठीक है, तब इसने मिलके मुझे सोल्यूशन बना दिया। अब मैंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का जो ये बना है इसकी स्ट्रेंथ बताइए आप मुझे। तो आप कैसे बताएंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन तो बना, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन a particular amount of solvent, that is your strength of the solution। और इसकी काफ़ी यूनिट्स होती हैं, जैसे आप ग्राम पर लीटर में, अगर आप सपोज़ करो इसकी हम एक यूनिट पे ध्यान देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में, ग्राम पर लीटर भी कहते हैं। इसका मतलब आपने कितने ग्राम सॉल्यूट के
कितने लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी, मैं NaCl का सोल्यूशन बना रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये जो मेरा सोल्यूशन है इट इज़ ऑफ NaCl। अब अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखें, सपोज़ करो मैंने कहा कि आप इसका फॉर एग्जांपल मैंने इसे बोला 5 ग्राम पर लीटर NaCl बनाइए आप। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि 5 grams ऑफ सॉल्यूट ऑफ NaCl इज़ डिज़ोल्व इन पर लीटर 1 लीटर ऑफ वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और 1 लीटर ऑफ वाटर अगर हम एज अ सॉल्वेंट चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि 5 ग्राम ऑफ लीटर NaCl 5 ग्राम पर लीटर ऑफ NaCl मतलब हो गया कि 5 ग्राम NaCl आपने लिया है, और उसको अगर आप सॉल्वेंट की बात करें तो आपने उसको सॉल्वेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में आपने डिज़ोल्व करके एक सोल्यूशन बना दिया। इसी चीज़ को आपने क्या कह दिया, स्ट्रेंथ कह दिया। सो दिस इज़ क्लियर टू यू। दो ये स्ट्रेंथ है आप बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम पर लीटर। सो दिस मच इज़ क्लियर टू यू कि मेरा मतलब क्या था। 5 ग्राम्स ऑफ NaCl, आप कुछ और भी ले सकते हैं। सपोज़ करो मैंने कहा 10 ग्राम्स पर लीटर, इसका मतलब हुआ 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज़ डिज़ोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, राइट, टू मेक अ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ दिस थिंग सोल्यूशन इज बीन फॉर्मुलेटेड। सो दैट इज़ बीन क्लियर टू यू। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब हम अपना मेन उसमें आएंगे। देर आर सर्टन फॉर्मुलेज विच यू हैव टू फोकस एंड these are very important. Now the point, mass percentage or percentage by mass, W by W है ना, weight divided by weight, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। It is mass percentage is defined as the mass of the solute in grams dissolve per 100 grams of solution। यानी आपको याद रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूट को आप डिज़ोल्व करेंगे कितने, 100 ग्राम, क्योंकि वेट बाय वेट है ना, तो लीटर्स का सीन नहीं चलेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको जो भी पता होगा जो कि ग्राम्स में होना चाहिए, और वो आप किस पे डिज़ोल्व करोगे, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ये आपका बेसिकली मास परसेंटेज हो जाता है, या आप इसको वेट परसेंटेज भी कहते हैं, या परसेंटेज बाय मास भी होता है। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू mass of solute upon mass of solute plus mass of solvent into 100, है ना। यही तो बात करी थी, कितना मास ऑफ सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व रहे आपका 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में, वही आपका मास है। तो सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और एक ये भी बन सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट जो डेफिनेशन कहती है अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। भाई सोल्यूशन क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब दोनों बातें हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया रखा हो सकता है मास ऑफ सोल्यूशन दिया रखा, तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। Now this is a numerical I have written। आपको 10 grams of fructose dissolved in 100 grams of water, find the mass percentage of fructose in the solution। तो आपको मालूम है फॉर्मूला, तो आप चाहें तो लिख लीजिए पहले, मास परसेंटेज ऑफ फ्रक्टोज है ना, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। पहले आप देखिए आपको दिया क्या, ये तो आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आपने लिखा मास ऑफ फ्रक्टोज हमें कितना दिया रखा है, टीचर ने 10 ग्राम, ठीक है। फिर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, वाटर तो सॉल्वेंट ही होता है, सोल्यूशन तो होता नहीं है, ये पता होना चाहिए, दैट इज़ 100 ग्राम्स। आपने क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। कुछ भी आगे पीछे लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, मैंने आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन जो लिख रहे हैं वो सही लिखिएगा, है ना। अब जैसे यहाँ सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी दी रखी है, 100 और सॉल्यूट की 10। सो व्हाट इज़ द केस ऑफ दिस थिंग, मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, आप चाहें तो डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वे यू आर डूइंग। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो मास ऑफ फ्रक्टोज विल बी, आप अपना फॉर्मूला उठा के यहाँ लिख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज़ 10
10 डिवाइडेड बाई 100 है 10 इंटू 100, ठीक है। तो आपका कितना आंसर जाएगा 9.09 विल बी योर आंसर, ठीक है। ये मास परसेंटेज है, सॉरी मास परसेंटेज ऑफ फ्रक्टोज, तो ये परसेंटेज में परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। तो ये है आपका न्यूमेरिकल जो आप इस बेसिस पे करेंगे। नाउ द नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वी हमने करा रखा है। इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ मास का हिसाब था यहाँ वॉल्यूम का है, तो आप क्या लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ऑफ सॉल्यूट ही तो निकालना है क्योंकि सारा खेल सॉल्यूट का है, तो आप सिंपल इज दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो गई हैं वॉल्यूम्स के टर्म्स पे। तो यानी अगर आपको कभी कोई टीचर बोलती है बेटा एक एग्जांपल हम बता रहे हैं 10% ऑफ से मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, हमने आपको दिया 10% ऑफ मिथाइल, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं इसमें क्या हुआ है। इसका मतलब ये है कि 10 ml ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज़ डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला तो ये बता रहा है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो ये कंडीशन होती है 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन, है ना, मतलब ये हुआ कंटेन्स 10 ml ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। सपोज़ हमारे पास ये न्यूमेरिकल हो और हमें ये दिया रखा हो कि 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन्स 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाली। तो आपको क्या करना है वॉल्यूम परसेंट ऑफ आप अपना, क्योंकि ये सॉल्यूट ही मान के चलेंगे तो आप सॉल्यूट इसको लेके चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया रखा है आपको 10, और सोल्यूशन की वैल्यू कितनी दी रखी है आपको 100 ml, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो आपको कितना परसेंटेज हो जाएगा ये 10%। सो दिस इज क्लियर टू यू। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को लिख देनी है, या 10 लिख देना है, यहाँ पे 100 लिख देना है, इंटू 100 लिख देना है, और आपकी वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। फॉर्मूले में यहीं सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा आप, कैसे 10/100 इंटू 100, तो आपको 10% अपना आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये है इसका आंसर, पर इससे पहले आप ये फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे तब ये आंसर सॉल्व करेंगे। सो इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वी हैव कवर्ड द मास परसेंटेज and volume percentage.